मॉर्निंग। आज हम ME 301 रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन एवं वातानुकूलन के अंतर्गत सैद्धांतिक वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय के बारे में जानेंगे। थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जैसा कि अब हमने पिछले एक यूनिट में मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन नामक एक लेक्चर देखा होगा आपने, जिसमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स रेफ्रिजरेशन उत्पन्न करने के लिए, प्रशीतन उत्पन्न करने के लिए उनकी व्याख्या की गई थी। और उन मेथड में से मैंने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में कहा था कि मैं अगले लेक्चर में आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आज हम वहीं पर ही विस्तार से इन लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है आपको कि वेपर मतलब हो गया वाष्प, वाष्प और द्रव। हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल में प्रशीतन उत्पन्न करने के दौरान ये दो फेसेस, पदार्थ के दो स्टेजेस उत्पन्न होती हैं। किसी प्रक्रम के पश्चात द्रव वेपर में चेंज हो जाता है और किसी प्रक्रम के पश्चात वेपर द्रव में चेंज हो जाती है। इसी तरह कुछ प्रक्रम में हम दाब को बढ़ाते हैं, कुछ प्रक्रम में हम दाब को कम करते हैं। फाइनली हमारा ये जो सब्जेक्ट है, इसमें प्रशीतन का मतलब है किसी स्थान से ऊष्मा को हटाना, अर्थात उस स्थान के तापमान को कम अथवा अधिक करना। लेकिन भारत में प्रशीतन का अत्यधिक अर्थ हम तापमान को कम करने से लेते हैं। जब हम प्रशीतन और वातानुकूलन की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरे साल प्रशीतन एवं वातानुकूलन को उत्पन्न करने का होता है। और हमारे अगर पृथ्वी को देखा जाए तो हमारे भारत में 4 मौसम होते हैं। यूरोप और स्पेशली रशिया में अत्यधिक लो टेम्परेचर वहाँ पर विद्यमान रहता है। और हमारे यहाँ पर पूरे 12 महीने का एनालिसिस करें तो 4 महीने हमारे समर का रहता है, 3 से 4 महीने विंटर और बाकी रेनी सीजन और ऑटम मिला के पूरे 12 महीने हमारे पास होते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा जो उद्देश्य प्रशीतन का, यहाँ पर जनरली अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक मेन उसका उद्देश्य रहता है। और इसलिए हम ये जो साइकिल है हमारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर इस साइकिल को हमने, इस सिस्टम को हमने जान लिया तो हम एक शुरुआत कर लेंगे कि हमने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की शुरुआत कर दी है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एयर रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा आपको, एयर रेफ्रिजरेटर में हवा को हमने प्रशीतक के रूप में काम में लिया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए प्रशीतक से रिलेटेड आ सकता है कि ये प्रशीतक क्या होता है। तो प्रशीतक जो हमारा होता है वो पूरे सिस्टम में, जनरली आपने देखा होगा रिवर्स कार्नोट साइकिल में या बेल कोलेमन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं।
और चारों प्रोसेस के लिए चारों थर्मोडायनेमिक कंपोनेंट्स हम काम में लेते हैं। कहीं हम दाब को स्थिर रखते हैं, कहीं हम हीट का रिजेक्शन करते हैं, कहीं हम हीट को एब्जॉर्ब करके और उस स्थान का तापमान कम करते हैं। तो इनके लिए, इन स्थिति के लिए हमारे पास पूरे सिस्टम्स में फ्लो करने के लिए जिस पदार्थ को हम काम में लेते हैं वो कहलाता है प्रशीतक, रेफ्रिजरेंट। जिस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का अत्यधिक महत्व है, ब्लड पूरी टॉप से बॉटम सर्कुलेट होता रहता है, और जहाँ ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा वहाँ स्थिति हमारी बॉडी की अलग ही हो जाती है, हमारी बॉडी काम नहीं करती है। हमारे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूअस एक चक्र के रूप में रोटेट होता रहता है, और हर साइकिल के पश्चात तापमान कम होता जाता है। तो यहाँ पर जो मैं रेफ्रिजरेंट के बारे में बता रहा हूँ, यह वह पदार्थ है जो पूरे सिस्टम में फ्लो करता रहता है। अब जैसा कि मैंने एयर रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था, एयर रेफ्रिजरेटर में हम हवा को यूज़ करते हुए हमने कूलिंग प्राप्त करना, प्रशीतन प्राप्त करने का अध्ययन किया था, और उसमें पाया था कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में COP अत्यधिक कम होती है। और यहाँ पर COP का मतलब हो गया कि कितनी कूलिंग हम प्राप्त कर रहे हैं और कितना वर्डन हम करते हैं। तो COP सिंपली होती है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय कंप्रेसर। तो हमें इनपुट के रूप में कंप्रेसर को ऑपरेट करना होता है, और आउटपुट के रूप में हमें कूलिंग प्राप्त होती है। इन दोनों की अगर एक ही यूनिट मान लें, हम किलोवाट में निकाल लें इसको, किलो जूल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने जूल आप कंप्रेसर द्वारा कार्य किए गया है, और कार्य करने के पश्चात कितने जूल हमने प्रशीतन को प्राप्त किया। तो हमने देखा कि एयर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो COP कम थी, इसका मतलब जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी हमें कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही थी। तो ये हमारा एक शुरुआती सिस्टम था जिसमें हमने 200 साल पहले करीब ये सिस्टम शुरू किया था। मेथड्स इम्प्रूव होते गए, और हमने सबसे पहला जो हमारे साइंटिस्ट ने जो सबसे प्रयास करते रहे उसमें यह पाया कि अगर हवा को चेंज कर दिया जाए और इसकी स्थान पर किसी ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाए जो जब हीट का रिजेक्शन करे तो लिक्विड में चेंज हो जाए, जब हीट को एब्जॉर्ब करे तो वेपर में चेंज हो जाए, यानी फेस चेंज जो है इजीली हो पाए। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से गुजरते हुए फाइनली हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे पदार्थ का इन्वेंशन किया जो आर्टिफिशियली मानव द्वारा निर्मित पदार्थ है, और इस पदार्थ को हम हमारी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में काम में लेते हैं, और इस पदार्थ को कहते हैं हम रेफ्रिजरेंट। और ये हमारे रेफ्रिजरेटर में काम होता है जो घरों में आप यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर में काम में लेते हैं। ऑटोमोबाइल की बात करोगे तो ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग, कार की कूलिंग जो एयर कंडीशनर लगा हुआ है उसमें भी हम एक रेफ्रिजरेंट काम में लेते हैं, जो कि आर्टिफिशियली मेड रेफ्रिजरेंट है, पदार्थ है। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ काम में लेते हैं इसको कहते हैं आप रेफ्रिजरेंट। और इसमें जो पदार्थ है वो वेपर फॉर्म में कंप्रेसर में आता है। पदार्थ जब कंप्रेसर में एंटर करता है तो वह वेपर फॉर्म में होता है, इसलिए इस सिस्टम को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। और हम जब रेफ्रिजरेशन साइकिल की शुरुआत करेंगे तो हम कंप्रेसर इनलेट से ही शुरुआत करते हैं। कंप्रेसर इनलेट जो होता है, कंप्रेसर का प्रवेश द्वार होता है, वो हमारा सबसे पहला एंट्रेंस होता है, पहला 1 नंबर का कंपोनेंट होता है कंप्रेसर। तो मैं एक बार इसका
वाष्प प्रशीतन चक्र को एक बार आपको बता देता हूँ क्या होता है। वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय में एक ऐसे उपयुक्त कार्यकारी पदार्थ का उपयोग करते हैं जो प्रचालन चक्र की दाब एवं तापमान सीमाओं के भीतर आसानी से अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। इस निकाय में वाष्पित्र मतलब हो गया यहाँ पर इवेपोरेटर एक कंपोनेंट है हमारा, और वाष्पित्र एग्जैक्टली ये मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर का कूलिंग स्पेस है, कूलिंग करने का स्थान है, यहाँ पर कहलाता है वाष्पित्र। वाष्पित्र की निम्न दाब वाष्प प्रशीतक को संपीड़क में उच्च दाब तक संपीड़ित किया जाता है, इसलिए इसे वाष्प प्रशीतक को संपीड़न में उच्च दाब तक संपीड़ित किया जाता है, इसलिए इसे वाष्प संपीड़न निकाय कहा जाता है। एक बार मैं आपको और दोहरा देता हूँ, वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय क्यों कहा जाता है? जब हम संपीड़ित्र मतलब कंप्रेसर में जब हमारा रेफ्रिजरेंट एंटर होता है तो वो वाष्प या वेपर अवस्था में होता है, और जब वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर होता है और जब संपीड़न यानी कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो इसका दाब बढ़ जाता है, और ये वाष्प है तो ये वाष्प अवस्था में ही रहता है, लेकिन इसका दाब जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना तापमान हमें प्राप्त करना है उस हिसाब से इसका दाब बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हमारा जो कंप्रेसर होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। जैसा कि इंजन में आपने देखा था 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर देखा आपने, एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो कार्बोरेटर से इनलेट वाल्व के थ्रू सिलेंडर में आता है और ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो कंप्रेसर है हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। वैसे कंप्रेसर अलग अलग टाइप के आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम शुरुआती तौर पर ये एज्यूम करेंगे कि कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कंप्रेसर कैसे होता है, कंप्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो वेपर कंप्रेसर में वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर होता है, इसका कंप्रेशन प्रोसेस शुरू होता है, और ये जैसे ही कंप्रेसर का जो सिलेंडर नीचे जाता है वेपर रेफ्रिजरेंट अंदर आता है, और जैसे ही टॉप लीड सेंटर से बॉटम से टॉप की तरफ जाता है पिस्टन, तो इसका कंप्रेशन प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, और इस तरह से इसका दाब बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने अब तक ये बताने का प्रयास किया कि इस सिस्टम को हम वाष्प प्रशीतन सिस्टम क्यों कहते हैं, चक्र क्यों कहते हैं, ये आपको समझ लेना है। अब देखते हैं वाष्प संपीड़न निकाय का उपयोग 0.5 टन क्षमता वाली घरेलू इकाइयों से लेकर अनेक औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशीतन संयंत्रों में किया जाता है। वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय में प्रशीतक के रूप में सामान्यतया CO2, SO2, आर्गन, फ्रीओन आदि प्रयोग करते हैं। तो ये शुरुआती तौर पर जब हमने वेपर कंप्रेसर सिस्टम बनाया तब हमने हवा को रिप्लेस करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्गन और फ्रीओन को काम में लेके हमने जो पदार्थ बनाया था वो रेफ्रिजरेंट आजकल हम अपने एयर कंडीशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो शुरुआती तौर पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आर्गन फ्रीओन का मिक्सचर, फिर फ्रीओन बेस्ड हमने रेफ्रिजरेंट आर्टिफिशियली बनाए थे, उनका प्रयोग आजकल हम करते हैं। तो इस तरह से चेंजेज होते होते फाइनली हम जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियली मेड रेफ्रिजरेंट है आजकल, और ये सिलेंडर में अवेलेबल होता है। इसके बारे में विस्तार से आपको आगे बताएंगे। अब ये हमारा एक डायग्राम है थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, और इसमें ये जो डायग्राम है ये बता रखा है एक सरल वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय का डायग्राम दिखाया गया है इसमें। और ये जो डायग्राम है इसमें 4 कंपोनेंट दिखा रखे हैं। जैसा कि पहले साइकिल आपने देखा होगा वो कोई कंपोनेंट यहाँ पर दिखा रखे हैं। 1 से 2 यहाँ पर कंप्रेसर दिखाया गया है। तो कंप्रेसर में जो प्रोसेस होता है वो 1 से 2 होता है कंप्रेशन प्रोसेस। 2 से 3 यहाँ पर कंडेंसर दिखाया गया जिसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है।
फिर ये कंडेंसेशन के पश्चात एक रिसीवर दिखाया गया है, जहाँ पर जितना भी वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज होने के बाद रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। फिर इस हाई प्रेशर लिक्विड को हम एक्सपांशन वाल्व में भेजते हैं, जो कि प्रोसेस कहलाएगा 3 से 4, और एक्सपांशन वाल्व के पश्चात ये हमारा जो कोल्ड चैम्बर है, एवेपोरेटर की ट्यूब से वो कोल्ड चैम्बर में जाके हीट का एब्जॉर्प्शन करती है और ये कूलिंग प्राप्त होती है। तो अगले लेक्चर में मैं इसी जो सरल वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय को कंटिन्यू रखूँगा और आपको ये विस्तार से बताऊँगा। तो आज के लिए हमारा ये जो टॉपिक है इतना ही है। अगले लेक्चर में इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करते हुए ये सारे प्रोसेस, पीएच चार्ट, टीएस चार्ट ये बताऊँगा और विस्तार से इनको बताऊँगा। तो अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। तो थैंक यू आज की लेक्चर के लिए। ये लेक्चर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।